हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल जो है नागरिकता हम ख़त्म कर चुके थे और आज भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की आज हम बात करेंगे दोस्तों, कि मौलिक अधिकार किस तरह से भारत में दिए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या अनुच्छेद है, क्या सारी चीज़ें जो भी फीचर्स हैं मौलिक अधिकार के, उन सारे फीचर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि सारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग अपने जो पढ़ाई का जो घंटा है उसमें थोड़ी और जो है तब्दीली करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि जानते हैं 1 घंटे 2 घंटे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को झोंक पाइए पढ़ाई की भट्ठी में, वहाँ जितना झोंकेंगे उतना ही आगे चल के जो है आप सफल होंगे। तो इससे ईश्वर से हमारी यही मनोकामना है कि आप सफल हों, लेकिन मेहनत करेंगे दोस्तों तभी सफल हो। बिना मेहनत किए आप कितना भी वीडियो देखते रहिए, कितना भी कुछ करते रहिए, लेकिन सफल नहीं होंगे। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार की। ठीक है, देखिएगा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इसके लिए जो भाग है वो है भाग 3। लेकिन जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, क्या है 12 से लेकर 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अब एक चीज़ से ये शुरुआत करते हैं कि मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में जानते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौलिक अधिकार आया, तो किस तरीके से वो भारत में आया। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहली चीज़ तो बता दें, बिना मौलिक अधिकारों के आप एक स्वतंत्र जीवन जी ही नहीं सकते। जैसे अभी हम आपको बोल दें कि विधि के समान समता ही आपको नहीं प्राप्त हो रही है, या आपको कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो क्या आप बताइए एक तरह के अच्छे निवासी के रूप में हम निवास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो मौलिक अधिकार होता है वो एक तरह की आपकी जो है कई ऐसी चीज़ों, मतलब स्वतंत्रता रूप से जीने के लिए आपको क्या करती है, अग्रसर करती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम एक एक चीज़ों की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का इतिहास क्या रहा है, कहाँ पर कैसे आया, कैसे आगे बढ़ा, कैसे जाने उन्हें लगा। ठीक है, देखिएगा तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें, सबसे पहले जो मौलिक अधिकार शुरू हुआ था, बता दें सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी मौलिक अधिकार की, आपको बता दें 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन, ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन। इन्होंने, ब्रिटेन के सम्राट जॉन थे, इन्होंने एक अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी किया, एक अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा जारी किया, जिसमें कुछ अधिकार दिए गए, जिसमें कुछ अधिकार दिए गए किसको, ब्रिटेन वासियों को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर मौलिक अधिकार से संबंधित जो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने एक अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी किया और उसमें ये कहा कि हम अपने देश के वासियों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा 1689 में वहीं पर बिल ऑफ राइट्स आया, बिल ऑफ राइट्स, सॉरी, वहीं पर जो है फिर इंग्लिश, बिल ऑफ राइट्स आया। बिल ऑफ राइट्स की क्या विशेषता है जान लीजिए। बिल ऑफ राइट्स आया, और बिल ऑफ राइट्स, बिल मतलब होता है विधेयक, राइट्स मतलब होता है अधिकारों का। तो अधिकारों का विधेयक आया और इसमें समय समय पर जो सम्राट थे समय समय पर परिवर्तन करते गए और ब्रिटेन में अधिकारों की वृद्धि होती गई। ये क्लियर आपको होना चाहिए कि 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स आया था, जिसके माध्यम से धीरे धीरे वहाँ पे अधिकारों की वृद्धि होती गई। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपका अगर देखा जाए 1789 की चर्चा हम कर लें तो 1789 ईस्वी में आप जानते हैं फ्रांस में एक निरंकुश शासक था
लुई 16वां, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, एक निरंकुश शासक था लुई 16वां, जो इस तरीके से वहाँ पे शासन करता था कि वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों का दमन किया, बहुत अत्याचार करता था लुई 16वां। तो वहाँ के लोगों ने किया क्या, वहाँ के लोगों ने ये किया कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लुई 16वें को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। और जब फांसी के तख्ते पर दोस्तों चढ़ा दिया तो उसके बाद वहीं पर वहाँ के लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए दोस्तों? फ्रांस के लोगों को मूलभूत अधिकार कब प्राप्त हुए? 1789 में। ये क्लियर आपको होना चाहिए कि वहाँ का जो शासक था लुई 16वें को, चूँकि अत्याचारी था, उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद वहाँ के लोग स्वतंत्र हुए, उस शासक से स्वतंत्र हुए और वहाँ पर कुछ मूलभूत अधिकारों की बात की गई। ठीक है, तो आप देखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस में मौलिक अधिकार आया। कहाँ पर आया? फ्रांस में। ठीक है, और जानते हैं लुई 16वें को फांसी दे दी गई, मौलिक अधिकार की शुरुआत हुई। मौलिक अधिकार की क्या हुई? शुरुआत हुई। ये क्लियर आपको होना चाहिए कि 1789 में फ्रांस में मौलिक अधिकार आए। लेकिन अब देखिएगा, चूंकि अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका का संविधान फ्रांस से पहले बना था, ठीक, लेकिन हुआ क्या था, इसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। तो देख ली अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार कब आया दोस्तों, बता देना चाहता हूँ। अमेरिका के जो संविधान में मौलिक अधिकार जो आया था 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार आया था। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार, अमेरिका में मौलिक अधिकार शामिल हुआ था। मौलिक अधिकार शामिल हुआ था कहाँ के संविधान में? अमेरिका के संविधान में 1791 ईस्वी में मौलिक अधिकार शामिल हुआ था। ये दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हमने बता दिया आपको। सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन सम्राट जॉन ने एक अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी किया, जिसमें कुछ अधिकार दिए गए ब्रिटेन वासियों को। सबसे पहली बार ये अधिकारों की शुरुआत हुई थी। फिर 1689 में वहीं पर बिल ऑफ राइट्स आया और बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से धीरे धीरे ब्रिटेन वासियों के अधिकारों में धीरे धीरे क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। पहले उसने कुछ दिया था, फिर उससे बढ़ के कुछ हुआ, फिर उससे बढ़ के कुछ हुआ, मतलब बढ़ने लगा। ठीक है, इसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस में मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई, क्योंकि वहाँ पर लुई 16वें को फांसी की सज़ा दे दी गई और वहाँ उससे आज़ाद हुआ गया। तो उसके बाद जो है वहाँ पर मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। 1791 में अमेरिका में मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई। ठीक है, अब इसके बाद चूँकि ये तो हो गया, इसके बाद एक बात और करेंगे कि भारत में भी तो आखिर मौलिक अधिकारों की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जब हर जगह मांगे चल रही हैं तो भारत में भी ये मांग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम भारत में शुरुआत कर दें मौलिक अधिकारों की, तो दोस्तों इंडिया में जो मौलिक अधिकारों की मांग हुई 1895 में, भारत में 1895 में मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। मौलिक अधिकार की मांग हुई थी 1895 में, मौलिक अधिकार की मांग हुई थी इंडिया में दोस्तों। इसके बाद आप जानते हैं 1829 ईस्वी में नेहरू जी द्वारा भी मांग की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। उसके बाद 29 के बाद जानते हैं 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है मौलिक अधिकार की एक तरह से सही ढंग से मांग की गई। ठीक, तो इतना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटाने का काम करते हैं। एक एक चीज़ें एकदम डिटेल हम लोग समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी पाएगी। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि अब ये तो हो चुका, अब एक एक बार थोड़े थोड़े पहलू पे चर्चा कर लेते हैं। जान लीजिए, आप जानिए, एक मांग की थी आपकी एनी बेसेंट जी भी, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एनी बेसेंट ने भी मांग किया था 1925 में, 1925 में इन्होंने भी मांग किया था। ठीक, फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट
नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी मांग की गई थी, 1928 में आई थी, इसकी मांग किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपका जो कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। कराची अधिवेशन में जो 1931 ईस्वी में हुआ था, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। मौलिक अधिकार की मांग पूर्ण रूप से हुई थी। ये इसमें आप लोग क्लियर रहिए कि जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, उसमें मौलिक अधिकार की मांग हुई थी कांग्रेस की तरफ से। कहाँ से हुई थी? कांग्रेस की तरफ से। भारत में एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि मौलिक अधिकार की मांग हो गई। इसके बाद भी 31 में हुआ, लेकिन आप जानते हैं हमारे संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें तमाम अनुच्छेद थे, 300 प्लस थे अनुच्छेद, लेकिन उसमें कहीं पर भी मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं की गई। तो हमारे देशवासियों को लगा कि मौलिक अधिकार लगता है ब्रिटेन हमको देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो 1935 के बाद आगे चीज़ें चलती रहीं। फिर आप जानते ही हैं कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तो उस कैबिनेट मिशन में ये बताया गया कि जो है भारत के लिए एक अलग संविधान की व्यवस्था होगी, तो सारी चीज़ें होंगी। तो उसके बाद हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने विचार किया कि हमको मौलिक अधिकार से संबंधित एक अलग समिति बनानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है और हमारे देश के व्यक्तियों के लिए एक मूलभूत अधिकारों में आता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो जाइए कि आप जानते ही हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे, जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति जो थी, उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी थे। JB कृपलानी जी थे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमने एक बार पहले भी बताया है, आज भी जान लीजिए, JB कृपलानी जी थे। ठीक है, अब जो है इसके बाद एक एक पॉइंट और है, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे चर्चा करेंगे, तब हम आर्टिकल्स पे चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कि आप जानते हैं कि जो ये JB कृपलानी जी थे, उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे, और मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार जो मिलता है किसके विरुद्ध मिलता है? मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? ज़्यादातर, हम आपको यहाँ बता दें, ज़्यादातर राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होता है। ज़्यादातर राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होता है। दोस्तों ये क्लियर कट रखिएगा, ज़्यादातर राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होता है। कुछ ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो हम ये भी बता देना चाहते हैं, जैसे आपका 15 है, ठीक है, और आपका 17 है, ये भी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। ये सब जो भी हैं, ये सब व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो आप ये क्लियर रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एकदम याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, 12 से 35 तक है। तो देखिए, जो मूल अधिकार होते हैं वो जानते हैं कहाँ से कहाँ तक है? मूल अधिकार जो हैं वो हैं 14 से लेकर किससे लेकर 14 से लेकर 32 तक हैं। उसमें भी 31 निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं, फिर हम आगे चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, अब बता भी, जैसे यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि जो व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिया गया है, व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के विरुद्ध मौलिक अधिकार क्या क्या है जान लीजिए। तो आप जानते हैं आर्टिकल आपका 15 है, 15 में भी 15(2) है। उसके बाद आर्टिकल आपका 17 है, उसके बाद आर्टिकल आपका 23 है, उसके बाद आर्टिकल आपका 24 है। ये इतने जो हैं ये आर्टिकल, ये व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। ये भी आपको बता देना चाहते हैं क्यों व्यक्तियों के विरुद्ध है। अभी हम आपको बोलें, जैसे 15(2) में है भेदभाव, 15(2) में भी है भेदभाव है। अगर भेदभाव करेगा कौन?
सरकार भेदभाव नहीं करती है दोस्तों, सरकार इस स्तर पे भेदभाव नहीं करती है कि मूल वंश धर्म जाति लिंग के आधार पे भेदभाव करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें भी रिजर्वेशन जो है वो उसका अपवाद है, लेकिन उसको हम किनारे हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो ये भेदभाव है ये आदमियों द्वारा किया जाता है। जैसे ये छुआछूत है, 17 में छुआछूत है, तो ये व्यक्ति छुआछूत करता है, ना कि सरकार छुआछूत करती है, ठीक है दोस्तों। 23 है, 23 में जानते हैं कि किसी के बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा, किसी को दास नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी तो व्यक्ति बनाता है, सरकार तो किसी को दास बनाती नहीं है, सरकार तो नौकरी देती है, ठीक है। इसके बाद आपका 24 है, 24 में आप बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कल कारखानों में कोई लगा रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो ये आखिर व्यक्ति तो कर रहा है, अगर उस बच्चे के साथ गलत कर रहा है तो ये इतने जो हमने बताया 1 2 3 4 ये व्यक्तियों के विरुद्ध है, बाकी सब आपको बताएंगे राज्यों के विरुद्ध है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम जो भी इसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें, फिर हम आगे चलते हैं, कार्यवाही आगे पूरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। देखिए इतना डिटेल आपको बताया जा रहा है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो सारा चीज़ संभव है यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे, जैसे आपने बोला आपातकाल, इसी में चर्चा हो जाए तो अच्छा बेहतरीन रहेगा। आपातकाल लोग बोलते हैं आपातकाल लगता है, तो जानते हैं कि आपातकाल में, आपातकाल कितने तरीकों से लगता है? युद्ध, फिर बाह्य आक्रमण, और एक होता है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। इतने आधार पे लगता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आर्टिकल 359 कहता है, आर्टिकल 359 ये कहता है कि यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगेगा तो सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे व्यक्ति के। कौन कौन से मौलिक अधिकार बचेंगे? केवल आपका 20 और 21। तो हम कह दें, अगर इसके आधार पर आपातकाल लगता है, इसके आधार पर आपातकाल लगता है, तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब समाप्त हो जाएंगे, 19 भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, तो सुनिएगा दोस्तों, 20 भी बचा रहेगा, 21 भी बचा रहेगा और 19 भी, इतने को छोड़कर बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो अनुच्छेद 19 भी बच जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भूलिएगा मत, पहले से ही बता देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया कि अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा तो 20, 21 और 19 भी इसमें आ जाता है, 19 को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम अधिकारों पे चर्चा करते हैं। अधिकारों पे हम चर्चा क्या करेंगे ये भी बताते हैं। पहले हम बता दें कि कितने अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसको मिटा रहे हैं हम। देखिएगा हमारे मूल अधिकार कितने हैं। मूल अधिकार जान लीजिए, मूल अधिकार क्या है। पहला मूल अधिकार आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा जो अधिकार है आपका कौन सा अधिकार है दोस्तों? दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। ठीक है। चौथा जो है आपका शोषण के विरुद्ध हो गया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। उसके बाद इसमें आर्टिकल भी आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। जैसे समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है। ठीक है। इसके बाद कितने अधिकार हो गए? 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है, जो अगला अधिकार है, हमने बात किया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है दोस्तों अनुच्छेद 29-30। ठीक। इसके बाद एक था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो है अनुच्छेद 31 में था। इसके बाद एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32। ये है अनुच्छेद 32। ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो भी चीज़ें दी गई हैं, ये आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इसमें जो दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। और इसके लिए एक अलग आर्टिकल बना दिया गया, 300 क में रख दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसे कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। संपत्ति जो है वो अब आपकी नहीं है। पहले कहते थे ना हमारी संपत्ति आपकी नहीं है, सरकार जब चाहे तब किसी भी औचित्य के लिए उसे ले सकती है। तो आप जान लीजिए अब आपके पास जो मूल अधिकार रह गए वो कितने रह गए? 6 रह गए। मूल अधिकारों की संख्या कितने? 6। हम देखिए दोस्तों इतना आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जो हैं ये व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, इसलिए मूल हैं। ये किसको प्राप्त होते हैं? व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये मूल अधिकार है। जबकि 12 से लेकर जो 35 तक है, जैसे देखिए 12 और 13 हमने नहीं लिया है, उसके बाद 33, 34, 35 नहीं लिया है, तो ये व्यक्तियों को प्राप्त ही नहीं है। तो जब व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है इसलिए हमने इसकी गणना इसमें नहीं की है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं तो आप बोलेंगे 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हट गया। तो अब कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें, फिर हम आगे की क्रियाविधि शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद देखिएगा। ठीक। इसके बाद जो है अब हम जो है
इतना करने के बाद अब हम पहुँचेंगे अनुच्छेद आर्टिकल पे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, पढ़ाने वाले जो है ये भी न तो 12 पढ़ाते हैं, न तो 13 पढ़ाते हैं, न तो 33 पढ़ाते हैं, न तो 34 पढ़ाते हैं, न तो 35 पढ़ाते हैं, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम के पार्ट्स होते हैं दोस्तों। इन पे हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। चूँकि क्लास ये लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल से जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे दोस्तों, जो भी आपको बताया गया इस क्लास में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप ये समझने की कोशिश मत करिएगा कि जो है हमको कुछ भी बता दिया गया है, सारी इंपॉर्टेंट है और सारी आपके एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप बृहद तरीके से अच्छी तरीके से मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों एक हमारा सिद्धांत है, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। तो हमेशा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और मेहनत करिए एक सकारात्मक दिशा में, कि जिससे आपको नई से नई ऊंचाइयां प्राप्त हों, सफलताएं प्राप्त हों। ईश्वर से यही कामना है हमारी। जय हिंद दोस्तों।